नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश में मैं पायल प्रामाणिक आपका स्वागत करती हूँ। करुणा का शब्द आते ही हमारे आँखों के सामने एक भयावह दृश्य आ जाता है। सब अपने घरों में बंद, सब चीज़ों पे नकारात्मक असर दिखाई देता है। कवि, काव्य और कविता, इसके ऊपर भी ये कोरोना ने बहुत बड़ा असर छोड़ा है। आइए इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। इन्होंने विदेशों में भी कई काव्य सम्मेलन में भाग लिया है, अपनी कविताओं का गान किया है और उसके बाद इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। शंकर दयाल शर्मा जी और ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इनको 2 बार सम्मानित किया गया है। इनकी 12 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। लंदन वर्ल्ड बुक टाइम्स से इनको प्राइड ऑफ इंडिया का भी अवार्ड दिया गया है। तो आइए हम इसी विषय पे राजीव शर्मा जी से चर्चा करते हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। राजीव जी, जैसे कोरोना चल रहा है, अभी भी उसका असर दिखाई दे रहा है, तो कवि काव्य पे इसका क्या असर है? कोरोना ने न केवल कवि काव्य पर पूरे विश्व के हर फलक पर, हर कोण पर बहुत प्रभाव डाला है। और जाहिर है ये प्रभाव बुरा प्रभाव ही रहा है, उसके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आए हैं। कवि पर कोरोना का प्रभाव ये हुआ है कि आर्थिक मार तो कवियों को पड़ी ही है, लेकिन कवि सम्मेलन के मंचों की बात हम करें तो पिछले लगभग 1.5 साल से, जब से कोरोना शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक वैसा माहौल, वैसे आयोजन, वैसी भीड़, वैसे विषय वस्तु को लेकर कोई भी सक्रिय नहीं हो पाया है, क्योंकि कोरोना की मार आर्थिक के साथ साथ साहित्यिक और अन्य क्षेत्रों पर भी बराबर से हुई है। तो मुझे लगता है आपके प्रश्न के उत्तर में एक पंक्ति में यदि मैं देना चाहूँ तो कि कोरोना का कवि पर, कवि सम्मेलनों पर, कविता की विधा पर नकारात्मक प्रभाव हुआ है। और जैसा कि हर क्षेत्र में बहुत हानि को पूरी दुनिया ने, खासतौर पर भारत ने भी सहा है, उसे कवि और कविता भी सह रहे हैं इस युग में। तो आप इस कोरोना काल में, जैसे हम घर में बंद हो गए थे जी, तो आपको कहीं ऐसा लगा है कि कहीं लोगों का रुझान कविताओं के प्रति बड़ा हो या कविता से दूर होते जा रहे हैं? ऑनलाइन कवि सम्मेलन इस समय बहुत सुने गए। विशेष तौर पर जो सोशल मीडिया है उस पर विविध प्रकार की साइट्स जो हैं, वहाँ पर कवि सम्मेलनों के सब्सक्राइबर और उसकी व्यूवरशिप बड़ी बेतहाशा बढ़ी है। कवि के लिए ये अच्छा हुआ है कि चूंकि वो घर में कैद था, तो उसे अपनी भावनाओं को संवारने के लिए, सोचने के लिए, लिखने के लिए ज़्यादा वक्त मिला और कोरोना काल में वो सृजन के स्तर पर ज़्यादा बेहतर कर पाए। हालांकि सीधे सीधे जनता से संवाद वाले जो आयोजन होते हैं कविता के माध्यम से, वो नहीं हो पाए, वो अभी तक भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन सृजन के लिए तो कोरोना ने कहीं और कहीं एक सकारात्मक कोण भी प्रकट किया है और जिसका भरपूर फायदा कवियों ने लिया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम नकारात्मक ही ना देखें, सकारात्मक भी देखें उसका असर? जी, यूं तो मोहतरमा, हर क्षेत्र के, हर काम के, चाहे बीमारी ही क्यों न हो, 2 परिणाम सामने आते हैं, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। तो वो तो चीज़ें हमेशा साथ में चलती है, लेकिन इसमें भी हमें सकारात्मक होकर यदि सोचते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। आप ये बताइए, आपने कविता लेखन कब स्टार्ट किया? कविता लेखन में, जहाँ पर अपना दूरदर्शन खूब देखा जाता है, खरगोन ज़िला है निमाड़ में, मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र है, वहाँ एक लोनारा करके गांव है। वहाँ ही मेरा बाल्यकाल बीता, वहीं पर मेरी स्कूली हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई हुई। उस दरमियान, यानी कि 1970 के आसपास के दशक में
मैंने निमाड़ी में सबसे पहले कविताएं लिखना शुरू किया। गरबी लिखा करता था मैं, उसे गरबी बोलते हैं निमाड़ी में। अच्छा। तो लोकल आंचलिक बोली की कविताएं आज भी वहाँ पर लोग उस क्षेत्र में गाते गुनगुनाते हैं। वहाँ से मैंने अपनी कविता की यात्रा शुरू की। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप निमाड़ी में 2 लाइन हमें हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। निमाड़ी की 2 पंक्तियां जो उस समय मैंने सृजित की थी वो आपके समक्ष रख रहा हूँ कि थारी मौत तो क्यों नहीं आई, ओ बेईमानी तू कहाँ सी आई। थारी मौत तो क्यों नहीं आई, बेईमानी तू कहाँ सी आई। सच्चाई खतू का धरी आई, ओ बेईमानी तू कहाँ सी आई। मास्टर बीड़ी पिय तो पोरियो पिय दारू, बाप न करियो नात रो तो छोरो लायो 3 बैरू। वेचण्यान शक्कर में दही खड़ी मिलाई, ओ बेईमानी तू कहाँ सी आई। थारी मौत तो क्यों नहीं आई, ओ बेईमानी तू कहाँ सी आई। इसमें मैडम बेईमानी जो समाज में बढ़ रही है उस पर ये हास्य व्यंग्य की निमाड़ी बोली में टिप्पणी है। इसका बेईमानी का एक चित्रण किया है। ये हमारे दूरदर्शन के निमाड़ क्षेत्र के श्रोता इसे बहुत अच्छी तरह यकीनन समझ जाएंगे। हम जो शहरों के लोग होते हैं इन सब भाषाओं से दूर रहते जी हैं। जी बोलिए। मगर आज सुनने को मिला तो बहुत अच्छा लगा जी। कहीं ना कहीं एक होता है ना, एक अपनापन कहीं फील होता है कि आप जब ऐसी भाषा में कविता और सुनते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत क्लोजनेस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हर इस तरह की बोली का अपनी मिठास होती है, उसका अपना संस्कार होता है, एक संस्कृति होती है। और लोकल बोली को प्रमोट करने के लिए कविता और दूरदर्शन के स्क्रीन जैसे बहुत अच्छे माध्यम हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं। जी राजीव जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर एक चीज़ पे मैं आपके शब्द चाहूँगी, बहुमूल्य शब्द, कि आजकल का जो दौर है, जो कविता का स्तर गिरता जा रहा है। आप देखें जो भाषा है, भाषा उतनी स्तर की नहीं, विशिष्ट जो एक स्तर होता है वैसा नहीं रह गया है आजकल, जो बहुत ही स्तरहीन होता जा रहा है। उसके बारे में आपके क्या राय है? देखिए मोहतरमा, इसमें भाषा के स्तर का जहाँ तक सवाल है तो पिछले 1-1.5 दशक से कोई भी भाषा खालिस तौर पर, विशुद्ध तौर पर अब न बोली जाती है न लिखी जाती है। अखबारों में भी ऐसे पृष्ठ निकलने लगे हैं, हर अखबार में, जो मिली जुली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर है कि पहले भाषा का स्तर इसलिए हुआ करता था क्योंकि एक ही विशुद्ध भाषा, जिसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं, उसका प्रयोग कविताओं में होता था। लेकिन धीरे धीरे कविताएं बातचीत की भाषा की तरफ आई और वो निहायत आम फहम भाषा का प्रयोग करने लगी। स्तर इसलिए गिरा भाषा के साथ कविता की भावनाओं को लेकर भी कि उसमें चुटकुलों का प्रयोग होने लगा। उसमें द्विअर्थी संवाद आने लगे, उसमें अश्लीलता का पुट आने लगा और इससे साहित्यिक कविताओं का नुकसान हुआ। लेकिन मैं बहुत आशान्वित हूँ, सब ऐसा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे कवि अभी भी भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी जो हिंदी की कविता की अलख को जगाए हुए हैं, वो भाषा के एक बहुत अच्छे स्तर पर कविताओं का सृजन कर रहे हैं। लोग उन्हें सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, वो विश्व भर में बुलाए जा रहे हैं और कविता का भविष्य हर स्तर पर मेरे दृष्टिकोण से बहुत उज्जवल है। आप कविता को कैसे परिभाषित करेंगे? कविता को मैं अपने तरीके से परिभाषित करूं तो मैं भर्तृहरि की तरफ जाना चाहूँगा, जो संस्कृत के बहुत बड़े कविताचार्य और भाषाविद हुए। उन्होंने कविता शब्द का विश्लेषण करते हुए लिखा कि कविता का क कल्पना का बोध करवाता है, कविता का विचार का बोध करवाता है और कविता का तालमेल का बोध करवाता है। यानी कल्पना और विचारों का तालमेल ही
कविता कहलाती है। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं कि कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। यानी कविता वही बढ़िया होती है जो गंगा की तरह सबका भला करे। कविता कोई एक वर्ग विशेष की भलाई की बात नहीं करती, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की, प्राणी मात्र की भलाई की बात करती है। मेरे अपने शब्दों में यदि मैं कविता की तरफ बढ़ना चाहूँ तो कविता व्यष्टि को व्योम कर देती है, कविता सृष्टि को ओम कर देती है, और कविता जब समत्व को धारती है तो पुलकित हर जन का रोम रोम कर देती है। कविता करना कोई क्रीड़ा नहीं है जिसमें जमाने की पीड़ा नहीं है, जिसमें मानवता का दर्द नहीं है, वो और कुछ भी हो सकती है, लेकिन कविता नहीं है। तो कविता का अपना अंदाज है, अपना मिजाज है। माँ सरस्वती की झनकृत होती वीणा की वह सरगम है जो न केवल हिंदुस्तान के बल्कि विश्व के नक्षत्राकाश पर शांति के श्वेत कबूतरों को उड़ाती है। मरहम लगाए जख्मों को वो धीरज है कविता। अयोध्या मथुरा काशी में बिरज है कविता, यहाँ भी प्रेम का गीत गा रही वो, तो मरहम लगाए जख्मों को वो धीरज है कविता। अयोध्या मथुरा काशी में बिरज है कविता। वन बाग उपवन वाटिका का बसंत खिले साहित्य सरोवर में वो नीरज है कविता। रंग दर रंगों का संगम है कविता, साज और सुरों की सरगम है कविता। झुके तो मंजुल मंजरी बयार प्यार की, और उठे तो हिमालय का परचम है कविता। वाणी के वीणा की तान कविता, तुलसी के मानस की जान कविता। ये राम है, ये रहीम है, ये गौतम, ये पैगंबर, भारत के लिए तो भगवान कविता। केसरी कश्मीर की निकुंज कविता, भ्रमरों की मधुर मधुर गुंज कविता। गंगा यमुना झेलम सतलज की लहरें, और लहर लहर लहरे ललित पुंज कविता। तो कविता कल्पना और विचारों का इस तरह तालमेल होती है जैसे मैंने अपने शब्दों में आपके समक्ष रखा। बहुत बढ़िया सर। राजीव जी, आपके कोई गुरु हैं? जी, मेरे गुरु तो यूं बचपन में मैं रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पढ़ा करता था, और प्रेरणा मुझे वहीं से मिली। हाँ, श्री कृष्ण सरल एक उज्जैन में बड़े स्तर के राष्ट्रीय कवि हुआ करते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विश्व में महाकाव्य लिखे हैं देश के शहीदों पर। उनसे मैं ज़रूर खूब प्रेरित हुआ, और प्रत्यक्ष तौर पर तो उन्होंने मुझसे गुरु दक्षिणा नहीं ली, न मुझे उन्होंने शिष्यवत कहा, लेकिन मैं उन्हें अपना गुरु वैसे ही मानता हूँ जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को मान लिया था। और द्रोणाचार्य ने भले ही एकलव्य को स्वीकृति नहीं दी हो, लेकिन था तो वो द्रोणाचार्य का ही शिष्य। अच्छा, मैं चाहूँगी राष्ट्रभक्ति प्रेषक और हास्य व्यंग्य की कविताओं की जी वानगी के बारे में कुछ बताइए प्लीज। राष्ट्रभक्ति की कविताएं मेरा प्रिय विषय रहा है, और मैं उसे अक्सर विद्यार्थियों को भी और विदेशों में भी राष्ट्रभक्ति की कविताएं सुनाते रहता हूँ। लोगों को भी बहुत पसंद आती है। तो मैं हंसाते हंसाते बात शुरू करता हूँ। मैं कविता में कहता हूँ कि मैं अपने विद्यार्थियों से जाकर कक्षा में कहता हूँ कि बेटा इश्क करो, तो बच्चे खूब तालियां बजाते हैं। उन्हें लगता है कोई तो प्रोफेसर आया जो इश्क करने की बात कर रहा है, नहीं तो कुछ बाकी अलग सब सा, करो, कुछ अलग लेकिन सा। इश्क मत करो। इश्क पर सबसे ज्यादा पहरे हैं। तो फिर मैं पूछता हूँ कि अच्छा बेटा, तालियां तो बजा दी आपने इश्क करने की बात को लेकर, लेकिन ये तो बताओ कि इश्क किससे करो। तो वो विद्यार्थी कहते हैं कि सर ये तो हमने सोचा ही नहीं कि इश्क किससे करें, अब आप ही बता दीजिए कि इश्क किससे करें। तो फिर मैं उन्हें 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, और यहीं से अपनी देशभक्ति की कविता की 4-4 पंक्तियों की यात्रा शुरू करता हूँ कि जो लोग इश्क अपने लक्ष्य से सरेआम करते हैं, जो लोग इश्क अपने लक्ष्य से सुबह शाम करते हैं, चांद और तारे भी झुककर उसे सलाम करते हैं। जो लोग इश्क अपने लक्ष्य से सरेआम करते हैं, चांद और तारे भी झुककर उसे सलाम करते हैं, और सूरज अर्घ चढ़ाता है उस इंसान को। देखिए मैडम, एक कल्पना की है मैंने
सूरज को इस धरती पर अर्घ चढ़ाया जाता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को अंजुरी में परिवर्तित करके भारतीय सनातन धर्मावलंबी महिलाएं सूर्य को जलाभिषेक करती है, जिसे अर्घ चढ़ाना बोलते हैं। ये किसी डायरेक्ट देवता की सीधी पूजा है, बाकी के देवता दिखते नहीं, लेकिन सूरज ही हमें दिखाई पड़ता है। तो जो लोग इश्क अपने लक्ष्य से सरेआम करते हैं, चांद और तारे भी झुककर उसे सलाम करते हैं, और सूरज अर्घ चढ़ाता है उस इंसान को जो अपना जीवन अपने वतन के नाम करते हैं। तो ये मेरी कल्पना है, कवि की कल्पना, जब शब्दों की सड़क पर भावनाओं के घोड़े पर सवार होकर सरपट दौड़ती है, तो कैसी कैसी उपमाएं हम खोज कर लाते हैं कि वतन परस्ती से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, वतन परस्ती से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, शहादत से बढ़कर कोई कर्म नहीं होता है, जागृत देवता हैं सरहद के सैनिक, इनकी आराधना से बड़ा कोई पर्व नहीं होता है। और मोटिवेशनल कविता वाली बात जो आपने कही, हास्य वाली पर भी आऊँगा, तो मोटिवेशनल पर मैं 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि प्रयासों के प्रवाहों से मिलती है, प्रयासों के प्रवाहों से मिलती है, संघर्ष की राहों से मिलती है, प्रयासों के प्रवाहों से मिलती है, संघर्ष की राहों से मिलती है, सफलता यूं ही नहीं मिलती, माँ बाप की दुआओं से मिलती है। तो ये एक संदेश कविता के माध्यम से, हास्य कविता में चूँकि मैं पढ़ाता हूँ एक महाविद्यालय में और कभी कभी विश्वविद्यालय में भी कक्षाएं लेने हम जाते हैं, तो हिंदी और अंग्रेज़ी और अन्य भाषाएं पढ़ाते हैं। तो हिंदी में कारक होते हैं मैडम, 8 तरह के कारक होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से कारक होते हैं। तो एक 9वां कारक एक विद्यार्थी ने मुझे बता दिया। वो कैसे बताएं, आप देखिए, हास्य की कविता का आनंद लीजिएगा कि हिंदी के अध्यापक ने अपने छात्र से पूछा, रावण ने सीता का अपहरण किया, इसमें कौन सा कारक है? हिंदी के अध्यापक ने अपने छात्र से पूछा कि रावण ने सीता का अपहरण किया, इसमें कौन सा कारक है? तो छात्र बोला, सर ये हानिकारक है। ये हास्य की कविता है मैडम। देखिए उस कारक से वो कहाँ पे ले आया। और कोरोना की बात आपने कही थी, तो कोरोना पे थोड़ा हास्य का आनंद लें। कोरोना के काल को उल्लेखित करते हुए मैं अपनी पंक्तियाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ कि दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, अंग अंग में दर्द वही, दिल ना लगे कहीं, ऐ भगवान, हे भगवान, ओ भगवान, क्या यही प्यार है? दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, अंग अंग में दर्द वही, दिल ना लगे कहीं, हे भगवान, क्या यही प्यार है? भगवान ने कहा, नहीं बेटा, ये कोरोना का प्राथमिक प्रहार है। तो ये मैडम हास्य की यात्रा बहुत बढ़िया सर, हम बहुत करते रहते हैं कविता के क्षेत्र में। करना भी पड़ता है, क्योंकि आप एक प्रोफेसर भी हैं और अपनी क्लास में थोड़ा सा बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत तो हमें करना पड़ता है, इंटरेस्ट लाने के लिए क्लास में। राजीव जी, मैं पूछना चाहूँगी, आपने विदेशों में भी भ्रमण किया है, ठीक है? जी। अपनी कविता का वहाँ पे भी आपने लोगों को बताया है। आप वहाँ के दर्शकों और विदेशों के दर्शकों में और हमारे यहाँ के दर्शकों में क्या अंतर पाते हैं? बड़ा अंतर है मैडम, काफ़ी अंतर है। हिंदुस्तान में कवि सम्मेलन या कविता को लेकर जो श्रोता वृंद इकट्ठा होता है, वो खालिश उस तबके से भी आ जाता है जो पढ़ा लिखा न हो, वो भी रात रात भर सुनता है, चौराहों पर कविता का आनंद लेता है। वहाँ पर जो कवि सम्मेलन होते हैं, कविता की गोष्ठियाँ होती है, उसमें बड़े लिमिटेड श्रोता होते हैं। वो किसी छोटे से हॉल में खाली भारतीय होते हैं कि नहीं, गैर भारतीय भी होते हैं उसमें, जो हिंदी के प्रति रुझान जिनका है, हिंदी से स्नेह है, वो भी होते हैं। तो ऐसे 50-100, 200 ज़्यादा से ज़्यादा 200 श्रोता रहेंगे, 3-4 कवि रहेंगे, और अधिकतम 1.5 से 2 घंटे में वो कवि सम्मेलन समाप्त करना होता है।
लेकिन भारतवर्ष में तो ये रात को 9 बजे से शुरू होते हैं और सुबह 6 बजे तक चलते रहते हैं। तो भारत के कवि सम्मेलनों में और विदेश के कवि सम्मेलनों में श्रोता के स्तर पर ये अंतर है। और कविता के स्तर पर जो मैंने महसूस किया, वो लोग देशभक्ति की कविता को, यानी भारत माता की वंदनाएं हम किसी भी तरह से यदि वहाँ पर प्रस्तुत करें, तो चूंकि वो एनआरआईज होते हैं और भारत से दूर होते हैं और अपने मुल्क की उन्हें बड़ी याद आ रही होती है, तो वो बड़े भावुक हो जाते हैं। वो उन कविताओं पे उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, रोने लगते हैं, वो कवि को उठकर गले से लगा लेते हैं मंच पर ही। तो ये मूल अंतर मुझे भारत के कवि सम्मेलनों में और विदेशों के कवि सम्मेलनों में, करीब 1.5-2 दर्जन देशों में जो मैंने कवि सम्मेलन किए, वहाँ से मेरा अनुभव तो यही बताता है। आपको जब राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जी, तब उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, कि कैसी भावनाएं आ रही थी कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा? मुझे मैडम वो जो एक क्षण होता है ना, ये राष्ट्रपति जो पुरस्कार पुरस्कार मुझे जो बहुत मिले, बड़ी चीज है। वो कोई शासकीय पुरस्कार नहीं था मैडम। हाँ जी। वो दिल्ली में एक संस्था थी, बड़ी संस्था थी, और उन्होंने एक डिबेट कंपटीशन हिंदी का आयोजित किया था। अच्छा। उस समय ज्ञानी जैल सिंह जी हुआ करते थे, हमारे राष्ट्रपति महोदय। उन्हें वो उस कार्यक्रम में लाए थे। तो वहाँ पर, हाँ, वहाँ पर जो विजेता रहे थे, हाँ जी, उन्होंने पुरस्कार दिया था। तो उसके तहत मुझे वो पुरस्कार मिला था, उनके हाथों जी, से। उनके हाथों से पुरस्कार मिला। वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो कोई शासकीय पुरस्कार नहीं था, जैसे ये पद्मश्री और पद्म भूषण होते हैं। वो राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा दिया गया मुझे एक इनाम था, उसका पुरस्कार था। राजीव जी, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमारे राष्ट्रपति, एक भूतपूर्व राष्ट्रपति आपको पुरस्कार दे रहे हैं अपने हाथों से। जी जी, ये भी बहुत, मैंने अपनी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता, उपलब्धि होती है हमारी। जी जी। आपने शोध के लिए रामायण और महाभारत विषय चुना जी, इसके पीछे क्या कारण था? मैडम, मेरा मानना है, मेरा विश्लेषण है, मैंने जितना अध्ययन किया, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वो चाहे रामायण महाभारत हो, चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे वो एवेस्ता हो, जितने भी हैं, इन सब की बुनियाद में विज्ञान है। हम दरअसल इन सब ग्रंथों को सतही तौर पर पढ़ लेते हैं और कर्मकांड से जोड़ देते हैं। इनमें सब में साइंस है। और रामायण और महाभारत, चूंकि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, वहाँ जिस गांव में रहा, वहाँ पर पिछले 50 सालों से हर रोज़ 3-4 घंटे रोज़ रामायण होती है। तो रामायण और महाभारत के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण हो गया मेरा। और फिर मैंने सोचा कि ये जो नई पीढ़ी है, जिन विद्यार्थियों को मैं पढ़ाता हूँ, वो कहानियों पर विश्वास नहीं करती, उसे तथ्य चाहिए, तर्क चाहिए। तो रामचरितमानस और महाभारत के 1 लाख से अधिक श्लोकों पर मैंने एक रिसर्च किया, और रिसर्च करके मैंने ये महसूस किया कि इन सब में साइंस है। मसलन मैं एक ऐसी चौपाई रामचरितमानस की आपके समक्ष रखूं जो सभी गाते हैं, उसमें भी कैसे विज्ञान है। जैसे 60 सुधरई सतसंगति पाई, यानी सत्संग के, अच्छे संग के असर से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब ये विज्ञान है मैडम, क्योंकि विज्ञान में जीव विज्ञान की एक शाखा है इकोलॉजी, जिसमें जंतुओं और वनस्पति के परस्पर संबंधों का हम अध्ययन, विश्लेषण और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये इकोलॉजी की बात है मैडम। इकोलॉजी कहता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि संग से ही आदमी का रंग बदल जाता है। तो वो एग्जाम्पल में इकोलॉजी कहती है कि एक मक्खी जो किसी गंदगी पर बैठती है, वो समाज में बीमारियां फैलाती है। लेकिन वही वाली मक्खी, सेम मक्खी, वो यदि पुष्प पर आकर बैठ जाती है, उसके पराग का सेवन करती है, उसके मकरंद का पान करती है, तो बीमारियों को दूर करने वाले क्या दवाई शहद का निर्माण करती। मक्खी एक ही है, लेकिन वो संग के असर से अपनी गुणवत्ता परिवर्तित कर देती। तो तुलसीदास भी तो यही कह रहे हैं, 60 सुधरई सतसंगति पाई। मूर्ख भी यदि सत्संग में आएगा, तो जैसे मक्खी शहद देने लग गई, बीमारी देने वाली मक्खी शहद देने लग गई, वैसे
वो भी विद्वान हो जाएगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये ऐसी रामचरितमानस की सारी चौपाइयाँ मैंने विज्ञान सम्मत तरीके से सिद्ध की है। और इस विषय पर आईआईटी में, साइंस कॉलेजेस में, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स के बीच मैं काफ़ी प्रवचन करते रहता हूँ। तो मेरी कोशिश है कि हिंदुस्तान के सारे धर्म ग्रंथों को मैं विज्ञान सम्मत तरीके से जनता जनार्दन के बीच ला सकूं। ये सही बात है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो आपसे तर्क बहुत करती है कि जी। हर चीज़ के लिए अगर आप कुछ बोलेंगे तो उनको तर्क पहले रहेगा, वो एग्री नहीं होते, आपसे सहमत जल्दी नहीं होते। और सही भी है, आप हर इंसान को एक मैंने अपना एक पॉइंट रखना चाहिए, किसी चीज़ को भी एग्री तुरंत नहीं कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक, जी ये एक प्रोग्रेस, उन्नति की तरफ हमें लेके जाता है। जी जी आपकी 12 किताबें प्रकाशित की आपने। जी जी। आपकी उन 12 किताबों का जो टॉपिक क्या था? कुछ किताबें तो कविता पर है, हम्म, जो हास्य व्यंग के मद्देनज़र लिखी गई है। हम्म, कुछ किताबें गद्य को लेकर लिखी गई है। हम्म, और मूलतः इनमें समसामयिक समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के हल के लिए क्या किया जा सकता है, इस बात का विश्लेषण उन किताबों में मैंने किया है। काफ़ी किताबें मैंने टेक्स्ट बुक के रूप में लिखी है, जो विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों में चलती है, लेकिन वो इन 12 किताबों से दिगर है। आप एक प्रोफेसर हैं, कवि हैं, एक जी। पत्रकार, इन तीनों भूमिकाओं में अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं? मैं सोचता हूँ मैडम कि चाहे प्रोफेसर हूँ, चाहे पत्रकार हूँ, चाहे कवि हूँ, इन तीनों का पद नाम भले ही अलग हो, इनका काम तो एक ही है। ये तीनों ही अपने संपर्क में आए हुए, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे श्रोता हों, चाहे आवाम हों, इनको जागरूक करना और शिक्षा के माध्यम से जागरूक करना, ये काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि पत्रकार, कवि और प्रोफेसर ये अन्योन्याश्रित काम है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रोफेसर है उसे पत्रकार होने में बड़ी दिक्कत आएगी, या जो पत्रकार है वो केवल खबर ही लिख सकता है, वो कविता की लाइनें नहीं बुन सकता। वो ये सब सारे काम कर सकते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। मैंने इसे करना ज़्यादा उचित समझा, इसलिए ये इन तीनों धाराओं की त्रिवेणी प्रवाहित करने की चेष्टा मैं करता हूँ। अब कितना सफल हूँ या कितना असफल हूँ, इसका निर्णय तो मेरे विद्यार्थी, मेरे पाठक और मेरे श्रोता ही कर सकते हैं। दर्शकों, उम्मीद है आज आपने राजीव जी की बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। मैं पायल प्रमाणिक अब आपसे आज्ञा लेती हूँ, अगले कार्यक्रम तक। धन्यवाद। जी प्रणाम जी, नमस्कार।